सारथी। सदन में उठा बीएलओ की मौत और एसआईआर का मुद्दा, विपक्ष को खन्ना से मिला करारा जवाब। किसान दिवस पर सीएम योगी ने किसानों को किया सम्मानित, बोले धरती पुत्रों के हितों की रक्षा करना सभी का धर्म। बरेली में बड़ी कार्रवाई, मौलाना तौकीर के करीबी वाजिद बेग के बारात पर गर्दा बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स तैनात। उत्तराखंड में रेल पर विवाद जारी, पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थाने। अरुणाचल प्रदेश में जासूसी रैकेट का भंडाफोड़, जम्मू कश्मीर के गिरफ्तार, पाकिस्तान को सूचना भेजने का आरोप। उत्तराखंड में राफ्टिंग गाइडों के लिए प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण अनिवार्य, आयु सीमा पर भी सहमति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में भारी बदलाव आया है। राज्य के उत्तरी हिस्से पिछले 3 दिनों से घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए, जिससे सुबह वक्त विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। बीते 10 दिनों से उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जिससे पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बिलासपुर और सरगुजा के जिलों में भीषण कोहरा छाए रहने की संभावना है। गौरेला पेंड्रा बरवाही जिले में भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत जिले में मतदाताओं के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और इस प्रक्रिया के पश्चात जिले की मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया गया। निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक मतदाता सूची से संबंधित दावा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। दावा आपत्ति की अवधि समाप्त होने के पश्चात 23 दिसंबर से 14 फरवरी तक संबंधित प्रकरणों में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।
संबंध में दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर का कार्य संपादित किया गया है, जो 4 नवंबर से प्रारंभ हुआ था और आज 23 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाना है। और ये प्रकाशन जो है एईआरओ कार्यालय और संबंधित सभी मतदान केंद्रों में किया जाएगा और 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति लिया जाएगा। उसके बाद 23 दिसंबर से 14 फरवरी का जो समय रहेगा, ये हमारा सुनवाई और सत्यापन का रहेगा। नोटिस फेज कहेंगे इसको। खबर बालोद से, जहां पर जिले में सुशासन सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में प्रशासन के गांव की चौखट तक दस्तक दी गई है। डौंडी विकासखंड के सुदूर आदिवासी बहुल ग्राम भैंसपोड़ में आयोजित प्रशासन गांव की ओर शिविर में ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक था। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे ग्रामीणों की समस्याओं का उनके ही गांव में त्वरित समाधान करना रहा। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां कुल 149 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने सक्रियता दिखाते हुए 76 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया है। सहयोग प्राप्त हमें मिल रहा है। आप वितरण की जाने वाली सामग्रियों को क्रमबद्ध कर ले। मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मत्स्य विभाग वाले आदेश को भी वितरित करा दीजिए। आगरा से खबर, जहां पर पुलिस पर 3rd डिग्री देने का सनसनीखेज आरोप। किरावली क्षेत्र के कखरा निवासी राजू ने लगाया आरोप। पीड़ित ने बयां किया 3rd डिग्री यातनाओं का दर्द। पीड़ित ने 1 घंटे लगातार यातनाएं देने का लगा है। पूछताछ के नाम पर यातनाएं देने का लगा आरोप। दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने का पीड़ित ने किया दावा। पैरों में सूजन आने के बाद भी नहीं पसीजी पुलिस। बाहर जाकर सबको उंगली में चोट बताने के दबाव का आरोप। पीड़ित के पिता के समझौता करने के दबाव का आरोप। पुलिस पर समझौते को 10,000 रुपए ऑफर करने का भी आरोप है। पीड़ित ने एसआई धर्मवीर सिंह, कांस्टेबल मालिक पर मढ़ा आरोप। एसआई और कांस्टेबल ने मिलकर दिया 3rd डिग्री। थाना प्रभारी की मौजूदगी में यातनाएं देने का आरोप लगाया गया है। घायल राजू एक स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी। थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह व कांस्टेबल हुए सस्पेंड। घटना के बाद एसीपी को भी हटाया गया। सभी दोषियों के खिलाफ शुरू हुई विभागीय जांच। समाजसेवी नरेश पारस ने मामले की दर्ज कराई है शिकायत। नरेश पारस मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है। थाना किरावली क्षेत्र के कखरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। राधे श्याम जी, पूरी घटना बताइए। कब आपको पता चला, कैसे बेटे को टॉर्चर किया गया और किस तरह से रोकने की कोशिश की? बात ये था कि शुरू में तो जी कहीं के बाद लिया और तुम जब बड़े लड़का जब छोड़ेंगे 3 दिन आके बड़ा लड़का जाके बाद हम कही कि राजू छोड़ जाएंगे, जब बात छोड़ देंगे। तो राजू लेके हम गए, राजू लेके गए, बेटे के हवाले कर दे तो बैठे रहे करीबन 8 बजे फिर जाए ऊपर ले गए। और ऊपर ले गए मुँह पतोना में नीचे रहे हूँ, क्योंकि जान तो देतना है। तो फिर मेरी जीवात ना गई कि मारपीट गई का अकेले में लाया और मतलब डायरेक्ट जब कमरा में पूछताछ करे बाद डंडा छोड़े बन गई घटना में तू है या खुलासा तू करे वो और मतलब करना पड़ेगा। मेरे की साहब कोई बात ही ना है, वो पता ही नहीं तो डंडा दे दे के तू मन से क्यों नहीं, तेरी सभी कहानी है यहाँ में। और फिर मतलब ये पाम में फ्रैक्चर रहे के बाद 2 3 4 5 डंडा तोड़ हुए बाद में और फिर फ्रैक्चर रहेगा फिर डार के ले गए मेरे
और बेहोशी हालत में, और फिर धक्का दे लगे, कोई चल वैसी मक्कड़ बना रहा और लगी ना तेरे, चल धक्का, फिर हम डार के ले गए। फिर उन्होंने ये कही है कि मतलब हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। बिजनौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रिश्वत लेते लेखपाल रविंद्र शर्मा हुए गिरफ्तार। लेखपाल ने पीड़ित से 5,000 रुपए रिश्वत ली। एंटी करप्शन टीम ने सदर तहसील से की गिरफ्तारी। टीम लेखपाल को लेकर पहुंची शहर कोतवाली। जांच पड़ताल में जुटी है एंटी करप्शन टीम। सदर तहसील परिसर का है गिरफ्तारी का ये पूरा मामला। खबर केजीएमयू से है, जहां पर लफ्ज़हात मामले पर सख्त एक्शन। केजीएमयू ने आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड किया। विशाखा समिति की रिपोर्ट के बाद केजीएमयू वीसी ने की कार्रवाई। सरकार का लफ्ज़हात मामले पर सख्त एक्शन के निर्देश। एफआईआर के बाद सस्पेंड की गई है कार्रवाई। लखनऊ से खबर, केजीएमयू के लफ्ज़हात मामले पर सख्त एक्शन। केजीएमयू लफ्ज़हात मामले पर एक्शन। विशाखा समिति की रिपोर्ट के बाद केजीएमयू वीसी ने की सस्पेंशन की कार्रवाई। सरकार का लफ्ज़हात मामले पर सख्त एक्शन के निर्देश। से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नूरपुर गांव पहुंचे भूपेंद्र चौधरी। किसान दिवस में शामिल होने के लिए पहुंचे भूपेंद्र चौधरी। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भूपेंद्र चौधरी ने किया माल्यार्पण।
और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, पूर्व विधायक सिंह की सजा सस्पेंड। पूर्व विधायक कुलदीप सिंह की सजा हुई सस्पेंड, निचली अदालत ने सुनाई थी। कुलदीप सिंह पर था दुष्कर्म का आरोप। सेकेंड इनिंग विमेंस थिएटर कानपुर की ओर से शहर में पहली बार राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये 3 दिवसीय महोत्सव 26-27 सितंबर को मर्चेंट चैम्बर सिविल लाइंस में आयोजित होगा। महोत्सव में सेकेंड इनिंग विमेंस थिएटर के नाटकों के साथ साथ ओम मंचन, अस्तित्व और माध्यम संध्या महंत की प्रस्तुतियां भी दर्शकों को देखने को मिलेंगी। आयोजकों के अनुसार मौजूदा समय में कानपुर में नाट्य मंचन एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। न केवल उपयुक्त ऑडिटोरियम की कमी है, बल्कि हॉल भी अत्यंत महंगे हैं और नाटकों के अनुकूल नहीं है। इसके बावजूद सेकेंड इनिंग विमेंस थिएटर ने इस कठिन कार्य को संभव बनाने का संकल्प लिया है। कानपुर के रंगकर्मियों द्वारा वर्षों से एक समर्पित ऑडिटोरियम और नियमित थिएटर फेस्टिवल की मांग की जाती रही है। स्तरीय नाटकों का गढ़ रहा कानपुर आज सांस्कृतिक विधा के शरण को देख रहा है। संस्था का उद्देश्य इस कला को संरक्षित करना और शहर में नाट्य परंपरा में खोए गौरव को पुनः स्थापित करना। उद्देश्य ये है कि कानपुर में ऑलमोस्ट एक तरीके से रंगमंच ख़त्म सा होता जा रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रंगमंच करना महंगा बहुत है। कोई भी ना तो बस इतने अच्छे यहाँ पे थिएटर हैं और ना उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कि हम लोग इसको कर सकें, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं कि हमारे बचपन में यहाँ पे थिएटर बहुत अच्छा होता था तो हमें लगा कि एक टाइम ऐसा भी आना चाहिए ना जब लोग हमें भी याद रखें कि हम लोगों ने उसको दोबारा जिलाया और हमने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी, स्टैंडर्ड प्रस्तुतियाँ दी। उसके हिसाब से हमने सोचा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। हम लोगों ने कानपुर में जो विलुप्त हो रहा है नाट्य जगत का हमारा जो रंगमंच है उसको लेके हम लोग ने एक फेस्टिवल कर रहे हैं, उससे संबंधित हम लोग ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कब होगा, क्या कौन से लोग आए? फेस्टिवल हमारा 26, 27, 28 दिसंबर को है मर्चेंट चैम्बर में और हमारी बाहर से टीम आ रही क्योंकि ये राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव है। उसमें एक टीम छिंदवाड़ा से आ रही है, एक टीम प्रयागराज से आ रही है। विशेष तो ये है कि हम लोग अकेले थोड़ा सा हिचक रहे थे इस कार्य को करने में, तो हमारे संग ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला वहाँ की जो अध्यक्ष हैं और सचिव हैं उन लोग का पूरा सपोर्ट है। उन लोग के संग मिलके हम लोग कर रहे हैं ये खबर सहारनपुर से है, जहां पर बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं की हो रही हत्या के विरोध में हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया है और दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर शाकंबरी गेट के पास बांग्लादेश का पुतला फूंककर गुस्से का इजहार किया। बांग्लादेश हिंदू परिषद के जिला मंत्री मनीष योगाचार्य के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता भेट कस्बे के शाकंबरी चौक पर इकट्ठा हुए और दिल्ली यमुनोत्री हाईवे को सांकेतिक रूप से जाम कर बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किया। अपने दम पर
आज जो ये पुतला दहन करने का कार्यक्रम हुआ है, पिछले कुछ वर्षों से आप देख रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, 1.5 वर्षों से लगातार चल रहे हैं जब से सरकार परिवर्तन हुआ है वहाँ पे। और अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ पे मॉब लिंचिंग हुई है। हमारे टीपू दास जी हैं, टीपू सुंदर दास हिंदू हैं, उनको जिस बेरहमी से उनकी हत्या की गई है और एक में उसकी वीडियो बनाकर प्रचार किया गया है, ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है। लेकिन इस अपराध में आज जितने भी सेकुलर है देख रहा है, जैसे कि पूरे भारतवर्ष को, पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय है, विश्व को पता है कि अपने जो टीपू चंद दास, उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और हत्या तो की गई, उसके हत्या के बाद वो जो वीडियो बनाई गई सोशल मीडिया पे, जो वीडियो जारी की गई, एक तरह से हिंदू समाज को डराने का कार्य किया गया है। और खाली केवल क्या इसलिए कि वो इस्लाम को जानता था, केवल इस्लाम को ना मानने वाले की क्या हिंदू की हत्या की जाएगी। हमारी सरकार से और अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें हैं, जो UN है, उससे भी मांग है कि तुरंत कार्रवाई करते हुए और अपनी भारतीय सेना को, अपने जो भारतीय सेना को छूट दे देनी चाहिए और बांग्लादेश में घुसकर मारे। और यहाँ रखेंगे छोटे के लिए जल हाजिर होते हैं के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़मीरपुर में 18 जनवरी को हुए सनसनीखेज लाभ कर्मचारी हत्याकांड से पुलिस ने करीब 1 महीने बाद पर्दा उठा दिया है। इस संदेह हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी होमगार्ड अभिमन्यु को गिरफ्तार किया, जिससे प्रेम प्रसंग के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने की कबूल की है। रानीपुर कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवींद्र सिंह डोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बहादुराबाद स्थित पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले किसी वसीम का शव 18 जनवरी को सड़क किनारे पड़ा मिला था। शुरुआती जांच में मामला सड़क हादसा माना गया, लेकिन सुपुर्द खाक से पहले शव को नहलाते समय कमर में संदिग्ध निशान मिलने पर परिजनों को शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने से मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। थाना रानीपुर के गढ़मीरपुर निवासी वसीम, जिसकी 17 जनवरी 2025 को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, 1 साल से ये केस अनवर्कड आउट अभी चल रहा था। पिछली लगातार क्राइम मीटिंगों में इस पर चर्चा होती थी और विशेष टास्क इसमें जो टीम है, जिसमें CIU की यूनिट है, हमारी ASP है, हमारे थाना पुलिस है, SP सिटी, SP क्राइम, सभी लोगों ने इस पर मेहनत करी। एक जो बात इसमें था, जो वसीम है ये संविदा में कार्यरत था, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन का काम करता था और कोई जाहिरा इसकी इस प्रकार से कोई रंजिश नहीं नजर आ रही थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट जागेश्वर मंदिर के रखरखाव व उसकी देखरेख के लिए मंदिर समिति बनाए जाने के संबंध में पूर्व में दिए गए आदेश का अभी तक अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि पूर्व में दिए गए आदेश का अनुपालन अभी तक क्यों नहीं हुआ। 30 दिसंबर तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 दिसंबर की तिथि नियत की है। में 2013 या 12 में एक पेपर के अंदर एक न्यूज़ आर्टिकल छपा था जागेश्वर मंदिर के संबंध में, जिसमें हमारे हाईकोर्ट का संज्ञान लेते हुए एक PIL के रूप में उसको यहाँ दर्ज कराया और उस PIL में जो एक निर्णय निकला 12/2013 को हमारे डिवीजन बेंच के द्वारा ये निर्णय दिया गया और ये कहा गया कि जागेश्वर मंदिर के अंदर एक कमेटी गठित हो जिसमें जिलाधिकारी रहे और हमारे राज्यपाल के जो है कि एक नॉमिनी भी रहेंगे और एक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के और कुछ गांव के जो लोकल के वहाँ रेजिडेंट हैं उनमें भी वो मेंबर रहेंगे। उन मेंबरों में से जो है कि एक
मैनेजर चुना जाएगा, जो कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाएगा और राज्यपाल ही उसको चुनेंगे। देहरादून जिला समन बंसल ने शीतलहर के दृष्टिगत लालपुर स्थित नगर निगम के रैन बसेरे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रैन बसेरों में शौचालय, पेयजल और प्रकाश बिस्तर और साफ सफाई सहित सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। उत्तराखंड की बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से चर्चाओं में रहे वीआईपी नाम को लेकर उठे नए सवालों के बाद ये मामला दोबारा सुर्खियों में आ गया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य की राजनीति में फिर उबाल को मिल रहा है। पहले से ही संवेदनशील इस मामले में अब जांच की प्रक्रिया, घटनाक्रम और इससे जुड़े पहलुओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआत से ही इस केस में प्रभावशाली लोगों की भूमिका को लेकर होती रही, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड देश का वो पहला राज्य बन गया है जिसने मदरसा बोर्ड को इतिहास के पन्नों में समेटकर मुस्लिम युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं। आज काशीपुर की धरती पर तब और तेज हो गई जब वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का भाजपा नेता अली चौधरी और उनकी टीम ने जोरदार स्वागत किया है। दिल्ली रवानगी के दौरान शादाब शम्स ने विरोधियों और कांग्रेस पर जो प्रहार किए उसने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है।
उत्तराखंड की धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया है। और मदरसा बोर्ड को समाप्त, जब मदरसा बोर्ड नहीं था तो क्या मजहबी तालीम नहीं होती थी? तब क्या हाफिज कुरान नहीं बनते थे? तब मौलवी और मुफ्ती नहीं बनते थे? बिल्कुल बनते थे। मदरसा बोर्ड बच्चों को बेहतरी के लिए था, लेकिन कहा कि जिस बोर्ड की मान्यता नहीं है उस बोर्ड को जबरदस्ती चलाने का कोई फायदा नहीं है। उस बोर्ड की समकक्षता नहीं थी। कांग्रेस ने इसी तरह से मुसलमानों का बेवकूफ बनाया। आज मेरे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार मिले। जो मदारिस हैं वहाँ फर्स्ट हाफ में उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाया जाए और सेकंड हाफ आफ्टर स्कूल वहाँ वो बच्चे, वो मदारिस, वहाँ कुरान का दर्स हो। मेरे बच्चे हाफिज साथ साथ अब डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे। और इसी बीच आपको इटावा से खबर बता देते हैं। इटावा से खबर जहां पर खतरनाक होता लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। इटावा से खबर जहां पर खतरनाक होता लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। मौत की दौड़ बसें, 15 सेकंड में मची चीख पुकार। हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है एक्सप्रेसवे। इटावा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर खतरनाक होता लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। मौत की दौड़ लगाती बसें, 15 सेकंड में मची चीख पुकार। हादसों का हॉटस्पॉट बनता एक्सप्रेसवे। मौत की दौड़ लगाती बसें, 15 सेकंड में मची चीख पुकार। बड़ी खबर आपको इटावा से बता रहे हैं। हादसों का हॉटस्पॉट बनता एक्सप्रेसवे। तो आप बता सकते। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से नेपाल जा रही बस तो बनी आग का गोला। कैसे आग लगी इसमें? और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर एक बस पे आग लग गई थी। कई लोग जिंदा जल गए थे। और ये आज दूसरी तस्वीर दिल्ली से जहां पर नेपाल जा रही थी ये बस और चलती बस बनी आग का गोला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली से नेपाल जा रही बस का गोला। बता दें आपको कि हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है एक्सप्रेसवे। अब जाके पुलिस आई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पुलिस की वैन आ गई है। हुआ था तो PCR गाड़ी आ चुकी है। की जो रफ्तार है उन्हें भी थामने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये हादसा, दिल्ली से नेपाल जा रही थी ये बस। के लिए अभी भी गाड़ी नहीं आई है। इस समय तो आप बता सकते हैं ये कैसे आग लगी? कुछ था नहीं। आप देख सकते हैं पूरी बस जो है एक वायर में आग लगने के कारण पूरी बस जल चुकी है। पूरी बस जलकर हुई खाक। मौत की दौड़ लगाती बसें, हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है एक्सप्रेसवे। और ये तस्वीरें बता दें कि बस दिल्ली से नेपाल जा रही थी, बनी आग का गोला। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौत की दौड़ लगाती बसें, 15 मची चीख पुकार। एक्सप्रेसवे में लगातार इस तरीके की हादसे जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली से नेपाल जा रही बस, बनी आग का गोला। हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है एक्सप्रेसवे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं।
प्रशासन की सख्ती पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इटावा से खबर, जहां पर खतरनाक होता लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। मौत की दौड़ लगाती बसें, 15 सेकंड में मची चीख पुकार। तो आप बता सकते हैं कि कैसे आग लगी इसमें? कुछ था नहीं। तो आप बता सकते हैं कि कैसे आग लगी इसमें? कुछ था। आप देख सकते हैं पूरी बस जो है एक वायर में आग लगने के कारण पूरी बस जल चुकी है। पूरी बस जल के राख हो चुकी है, देख सकते हैं आप। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सप्रेसवे। दिल्ली से नेपाल जा रही थी ये बस। खतरनाक होता जा रहा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। इससे पहले भी यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। पंद्रह सेकेंड में मची चीख पुकार। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रशासन की सख्ती पर भी पुलिस आई है कई यहाँ पर। सवाल खड़े आप देख होते सकते हैं हुए पुलिस की वैन नजर आ रहे हैं। पीसीआर गाड़ी आ चुकी है, क्योंकि हमने कॉल कर दिया था यहाँ पे पुलिस के पास। इस घटना के बाद से यात्रियों में दहशत का माहौल और प्रशासन की सख्ती पर भी सवाल। इससे पहले भी जो हादसा हुआ था उसके बाद प्रशासन ने रफ्तार को कम करने की बात कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस एक्सप्रेसवे पर दौड़ती हुई गाड़ियां नजर आती हैं। साथ ही साथ इस तरीके की घटनाएं जो है वो अक्सर देखने को मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है एक्सप्रेसवे। और इसी खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमित चौहान जी जुड़ चुके हैं। सुमित जी, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? ये इस समय नेपाल की तरफ ये बस जा रही थी, टूरिस्ट बस है, और ये अजमेर दरगाह से होती हुई फिरोजाबाद रोड पे खड़ी हुई है। और मेरे सामने ये बस है जो कि जिसमें की आग लगी हुई है। सारे यात्री हालांकि पूरी तरीके से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाले जा चुके हैं। इसके बाद में ये यहाँ पे मौके वारदात पे पुलिस भी आ चुकी है और अभी ये मेरे सामने बस जल रही है। जी बिल्कुल सुमित जी, अगर हम बात करें तो ये आग कैसे लगी, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? ये एक सेकंड, ये वायर रीजन बताया जा रहा है जी। वायर रीजन की वजह से शॉर्ट सर्किट। सॉरी सुमित जी, इससे पहले भी हादसा हुआ था एक्सप्रेसवे पर, या इससे पहले कई हादसे लगातार एक्सप्रेसवे पर होते जा रहे हैं? प्रशासन की सख्ती पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, ये आवाजें जो आ रही है इसी बस से आ रही है। और पूरी तरीके से अभी तक जो इसका रीजन बताया जा रहा है वो सर्किट बताया जा रहा है। बिल्कुल सुमित जी, क्या मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है? प्रशासन अभी तक की जो जानकारी है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सुमित जी, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है क्या, और प्रशासनिक अमला मौके पर है? जी 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 जी। सुमित जी, अगर बात करें तो बस में जो आग लगी थी, क्या उस पर काबू पा लिया गया है फिलहाल? सॉरी, मैं आपकी आवाज क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, शुक्रिया आपका, और दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश आपको करते हैं। और बता दें आपको कि खतरनाक होता जा रहा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। दिल्ली से नेपाल जा रही थी बस, बनी आग का गोला। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की सख्ती पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची थी, फिलहाल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है
और यात्री जो हैं, जो इस बस में सवार थे, वो फिलहाल सुरक्षित हैं। और ये तस्वीरें आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलती बस बनी आग का गोला। लगातार एक्सप्रेसवे पर इस तरीके के हादसे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे हादसों पर आखिर लगाम कब लगेगी। दिल्ली से नेपाल जा रही बस बनी आग का गोला। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और सभी जो यात्री इस बस में सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। बता दें कि कुछ पहले मथुरा में भी हुआ था हादसा। हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है एक्सप्रेसवे। पिछले साल 5 डॉक्टरों की इटावा में गई थी जान। लखनऊ से लौटते समय हुई थी 5 डॉक्टरों की मौत। कुछ दिनों पहले मथुरा में भी हुआ था हादसा और पत्रकार सुमित चौहान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित जी, अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और कितने यात्री इस बस में सवार हैं? जी, यात्रीगण पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, बस से नीचे उतार लिए गए हैं। जी, अभी सिर्फ और सिर्फ माल की जान हानि कोई नहीं हुई है बस के अंदर। ये मेरे सामने बस के यात्री कुछ मौजूद हैं जिनसे कि आप कहें तो मैं उनसे बात कराना चाहूंगा। बिल्कुल सुमित जी। ठीक है, बात। हेलो जी, क्या नाम है आपका? आप लोग का अनारुल नाम है। क्या नाम है आपका? अनारुल। कैसे आग लगी आपको? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है? वो आग लग गई, गाड़ी चल रहा था, ड्राइवर का लापरवाही से आदमी उसमें सोया था जी। और हाईवे रोड था, ड्राइवर चला रहा था, वायरिंग के तार से उसी के चक्का में आग लग गया। तो दूसरा गाड़ी वाला बोला हम लोग का आग लगा है। आग लगने की जानकारी कैसे हुई? आग लगने की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी? वो दूसरा गाड़ी वाला आके बोला आग लगा है, तो हम लोग उतर के देखे थे आग लग गया था। वो मुझाने की कोशिश की, पानी पूरा हुआ, पानी सब फेंक दिए तो अभी नहीं मुझा। तो वहाँ 4 को गाड़ी आकर रुके, भैया लोग वहाँ पुलिस को फोन किए, तो पुलिस आया है तो देख रहा है तो पूरा गाड़ी वो जल गया था। ठीक है, आप सभी सुरक्षित हैं? हाँ, हम लोग सब सुरक्षित हैं। और मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद है? फायर ब्रिगेड की टीम आ गई थी टाइम से? नहीं, थोड़ा लेट हो गया इसलिए हो गया। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बता दें कि हादसों का हॉटस्पॉट लगातार बनता जा रहा है एक्सप्रेसवे। खतरनाक होता जा रहा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से पहले भी कई हादसे इस एक्सप्रेसवे पर हो चुके हैं। दिल्ली से नेपाल जा रही थी बस, बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बस में सवार कई लोगों की जान जाने की संभावना। इटावा से आग का दरिया साबित हो रहा एक्सप्रेसवे। नेपाल जाने वाली बस में आग लगी है। बता दें कि दिल्ली से नेपाल जा रही थी बस।
हादसों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है एक्सप्रेसवे। खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से नेपाल जा रही थी बस। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 29 दिसंबर को चमोली जनपद के गोचर में प्रस्तावित किसान सम्मेलन की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने जय जवान जय किसान थीम पर आयोजित सम्मेलन की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध व रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में किसानों से सीधा संवाद, स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, एग्री स्टार्टअप्स को मंच तथा उत्कृष्ट कृषकों का सम्मान किया जाएगा। सम्मेलन का लाइव प्रसारण प्रदेश के 95 विकास खंडों में होगा। सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में किया जाएगा। खबर गदरपुर से, जहां पर बांग्लादेश में हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपाइयों व स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और मुख्य चौराहा सुभाष चौक पर जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त कर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल कार्रवाई करने के लिए मांग की गई है और हिंदुओं के लिए भारत का बॉर्डर खोलने की मांग करते हुए बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत में आने दें। अभी जो बांग्लादेश में कांड हुआ है ये बहुत ही कुकृत्य है और बर्बरतापूर्वक दीपू दास जिनको मारा गया है एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, तो ये बहुत ही अमानवीय कार्य है और पूरा देश इस समय जो है हिंदुस्तान जो है इसकी निंदा कर रहा है और पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सैनिकों को सेव किया जाए। अगर वहाँ हम रक्षा कर सकते हैं तो रक्षा उनकी करें। मैं तो ये कहूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि जैसा पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ऐसा एक सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में भी हो जाए। देखिए, जहाँ हम लोगों की सोच खत्म होती है उससे कई हजारों किलोमीटर दूर जाकर नरेंद्र मोदी जी की सोच स्टार्ट होती है। ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और जो समस्या आपने एक व्यक्ति की हत्या हुई, देखो हम लोगों को कितनी तकलीफ हुई है। ऐसी ही घटनाएं हिंदुस्तान में आम घटनाएं घटती थी पहले कांग्रेस के ज़माने में, लेकिन आज भगवान की कृपा है कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से हिंदुस्तान में सी घटनाएं घटनी बंद हुई। ना कोई मुसलमान की हत्या हिंदू करता, ना हिंदू की हत्या मुसलमान करता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम मिलजुल के भाई भाई मिलकर यहाँ रहते हैं और ऐसा माहौल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना के दिया। कोई किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस जाएगा, ये कानून काम करेगा और ऐसा विश्व के अंदर कोई देश है तो हिंदुस्तान है। उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शीतलहर और घने के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही। ठंड से बचने के लिए लोग सड़कों व सार्वजनिक स्थानों पर अलाव का सहारा लेते नजर आए। वहीं कई लोग चाय की चुस्कियों के साथ ठंड को दूर भगाते दिखे। घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। सुबह और देर रात के समय ठंड का असर दिख रहा है। मौसम के इस बदले मिजाज से आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। जैसे आप देख ही रहे होंगे, मैं घर से बाहर निकला तो कोहरे की धुंध छाई हुई है। आसपास के लोग भी 10 मीटर की दूरी पे दिखाई नहीं दे रहे होंगे और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे तो देखिए पाला भी कितनी तेजी से गिरता जा रहा है। पाला और ठंड दोनों का ही प्रकोप दिन पर दिन बढ़ते जाएगा और इसको लगता है कि ठंड में आप देखिए हमने अलाव जला रखा है। सुबह से हम इसी अलाव का सहारे बैठे हुए हैं और ठंड को इस तरह से अपना व्यवस्थित कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब ये दिन आने वाले हैं, धीरे धीरे ठंड और पाला बढ़ता ही जाएगा और इससे सर्दी पर असर और तेजी से पड़ेगा। ठंड पड़ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं ठंड को? ठंड को किस तरीके से देखा जा रहा है? ठंड को इस तरीके से देखा जा रहा है, आज कुछ ज़्यादा ही है, कल से ज़्यादा और परसों से ज़्यादा ठंड है और कोहरे के से वजह से आगे का कुछ दिख नहीं रहा है और जिसकी वजह से हमने आज आगे जला के आता। उत्तराखंड में लगातार शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। शीतलहर ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं बात करें हम कोहरे की तो दर्शन भी लोगों को नहीं हो पा रहे हैं। ठंड में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं चाय की चुस्की भी ले रहे हैं और यहाँ ठंड को दूर भगाने के लिए चाय की चुस्की और अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो यहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि दिसंबर के महीने में
बेहद काफ़ी कड़ाके की पड़ रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अब हम यहाँ बात करेंगे, यहाँ नागरिक अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ठंड को लेकर और क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर, उसी को मानकर ही ठंड से बचना पड़ेगा। सभी से यही अनुरोध है कि अगर आवश्यक ना हो तो घर में ही रहें, अपने आप को गर्म रखें, गर्म वस्त्रों का प्रयोग, गर्म तरल पदार्थ का प्रयोग करें, गुनगुना पानी पिए, और अगर जो वृद्ध बुजुर्ग लोग हैं उनको विशेषकर इस में सावधानी बरतनी है कि इस समय सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। इस समय चूँकि हृदयघात का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो कोशिश करें कि घर पे ही जो भी योगा और एक्सरसाइज करनी है घर पे करें, सतर्क रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक होने पे ही घर से बाहर रहें। कहेंगे दिसंबर का महीना है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो पहले कभी नहीं देखी ठंड को, तो क्या मानते हैं इस ठंड? अब चूँकि ये मौसम का रहता है, इस बार शायद पूर्वानुमान मौसम विभाग ने पूर्व से ही लगा लिया था कि इस बार ठंड पूर्व जल्दी पड़ेगी और पूरे दिसंबर ठंड रहेगी, तो वही देखने को हमें मिल रहा है। आप आगे का अपडेट तो मौसम विभाग ही इसमें दे पाएगा। बिल्कुल, मेरे साथ थे नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर बीपी सिंह का साफ तौर पे कहना है कि इस ठंड में लोग परहेज करें, घर से बाहर ना निकलें और मॉर्निंग वॉक को भी अवॉइड करें और सड़कों पे चलने वाले जो वाहन हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया, खटीमा। और देशी बात में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।